ओ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत एक लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद इंडियन इकोनॉमी का वीडियो आपके सामने लेकर के आ गए हैं एट ए ग्लैंस। फटाफट क्विक सीरीज़, 1 मार्क्स क्वेश्चन और बहुत कुछ, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को, चलेंगे अपने वीडियो की साइड। When was the first census data compiled during the ब्रिटिश राज? कब हुआ था ब्रिटिश राज में जब फर्स्ट सेंसस उन्होंने करना शुरू कर दिया था? याद है? नहीं याद है? याद कर लो। 1881। When was the railway introduced in India? ये तो सबको पता होगा, 1853 में हुआ था। In which year were the iron and steel industries begin? कब? 20th सेंचुरी में आया था। कब आया था? 20th सेंचुरी में। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट की जाती है पर कैपिटा इनकम? फॉर्मूला है इसका, नेशनल इनकम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 नेशनल इनकम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलें आगे। रिफर्स टू द एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ड्यूरिंग दैट पीरियड। किसकी डेफिनेशन है ये है रेट ऑफ ग्रोथ की डेफिनेशन। रेट ऑफ ग्रोथ रिफर्स टू द एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। इन विच ईयर रेलवे वाज इंट्रोड्यूस? 1853। ग्रीन एनएनपी इज इक्वल टू एनएनपी माइनस नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। ठीक है, जितना फॉल हुआ उसे लेस कर देंगे, आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? आपका कैलकुलेट हो जाएगा ग्रीन एनएनपी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया एंड व्हाट इट इज़ टुडे? क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ईयर ये क्या था? ये थी तकरीबन कितनी, 32 ईयर्स की थी पहले, और अब कितनी है? 68 ईयर्स की। और होती क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तकरीबन कितने टाइम तक एक पर्सन एक्सपेक्टेड जीवित रह सकता है। ब्रिटिश टाइम में ये सिर्फ 32 ईयर्स की थी। और इतना कम क्यों था उस टाइम पे? क्योंकि इतने डिसीजेस थी और डिसीजेस का कोई क्योर नहीं था, है ना, कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए लोग मर जाते थे। लेकिन अब वो तो मिल गया है, सब वैक्सीनेशन हो जाता है, तो अब वो कितना हो गया? 68 ईयर हो गया। मेंशन वन सिग्निफिकेंस ऑफ सुएज कैनल। सुएज कैनल का कोई भी एक सिग्निफिकेंस। सुएज कैनल कब खुला था? 1869 में खुला था। विच ड्रेस्टिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बिटवीन द ब्रिटेन एंड इंडिया। तो ब्रिटेन एंड इंडिया के बीच में ये मतलब समझ लो शॉर्टकट हो गया था। पहले ब्रिटिश और इंडिया में जाने में बहुत एक लंबा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लगती थी, तो उन्होंने शॉर्टकट आजमाया और यहाँ पर एक सुएज कैनल यहाँ पर बन गई। तो उसके थ्रू क्या हो गया? ये एक समझ लो एक शॉर्टकट रास्ता हो गया जो आराम से हम आ जा सकते थे। व्हाट वाज द IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? कितना था? ये था 218 बच्चे मर जाते थे 1000 बच्चों में। क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? क्या 1000 बच्चों में मरने वाले छोटे बच्चों की संख्या, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। कितनी थी उस टाइम पे? 218 थी। व्हाट इज मसलिन क्या है? मसलिन पता है एक तरीके का एक ब्रांड का कपड़ा होता है। मसलिन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक दैट आर अवेलेबल टुडे। It is the softest and the purest fabric across the globe. It was originated years ago and this fabric got the name from a British Indian port known as Messoloz. तो मैसिलोज, तो इससे आगे हमारा इसका नाम क्या हो गया? मसलिन हो गया। एक बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है, उसका नाम है मसलिन। विच इंडस्ट्रीज वर एडवर्सली इफेक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया? जब इंडिया का पार्टीशन हुआ कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो गई थी? वो थी टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि आधा इधर आधा उधर इस तरीका को हो रहा था ना, इसलिए। व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस? क्या होता है एक्सपोर्ट सरप्लस? देखो नाम से क्लियर है बिल्कुल, है ना। जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट से, डेट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट सरप्लस। व्हेन डिड द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिगिन इन इंडिया? कब हुआ था कॉमर्शलाइजेशन? उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन भी किया जा सकता है, इसे बेचा भी जा सकता है। तो ये कब हुआ? हमारे ब्रिटिश रूल में ही हुआ था। चलें आगे। नेम अ फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट हु ट्राइड टू एस्टिमेट कॉलोनियल इंडियाज पर कैपिटा इनकम। कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे? नाम याद कर लेना जरूर से। दादा भाई नौरोजी, RC देसाई, सी राज फाइनल और फिंडले। VKRV राव एंड विलियम डिग्बी tried to estimate such figure. What was the percentage of labor that was employed in the manufacturing and service sector in pre-independent India? कितने परसेंटेज लेबर थे जो एम्प्लॉयड थे? सिर्फ 10% वर्कफोर्स थी।
ठीक है। 10% वर्कफोर्स थी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थे, 18% थे जो सर्विस सेक्टर में थे। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पता है सबको, ठीक है। किसी भी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फिनिश्ड कमोडिटीज एंड सर्विस मैन्युफैक्चर विद इन द नेशंस फ्रंटियर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर? अगर लो आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, जब कम हुआ है आउटपुट, जितना होना था उतना नहीं हुआ, उसे लो प्रोडक्टिविटी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज अ टर्म टू डिस्क्राइब द चैलेंजिंग बैलेंस ऑफ आउटपुट, ट्रेड, इनकम, एम्प्लॉयमेंट ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर हो या वो हमारा सेकेंडरी हो या फिर वो टेरिशरी हो। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फूड शॉर्टेज इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन? पार्टीशन के बाद इंडिया में फूड शॉर्टेज हुई थी, उसका मेन रीज़न क्या था? क्योंकि जब फूड सरप्लस एरिया था, जैसे वेस्ट पंजाब था, सिंध था, वो कहाँ चला गया था? वो पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए इंडिया में फूड की शॉर्टेज हो गई थी। चलें आगे। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन द ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम: टिस्को was incorporated in August 1907 in India. It established its first plant in Jamshedpur, Bihar. Some other industries which had their modest beginning after Second World War were sugar industry, cement industry, chemical industry and paper industries. Okay, चलते हैं next. What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization effected by the British in pre-independent India? Twofold motive, क्या उनका एक दोहरा उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी इंडिया में, उसी को सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किया गया था। ब्रिटिशर्स फॉलो द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया। द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टूफोल्ड। टूफोल्ड मोटिव क्या था उनका? फर्स्ट वन, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, ठीक है ना। इंडिया से चीप रेट में क्या ले लिया? रॉ मटेरियल ले लिया। टू रिड्यूस इंडिया टू ए मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है। और क्या किया? टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। और वहाँ से जब बन करके आया सामान ब्रिटेन से, तो वो बहुत महंगा बन करके आ गया। तो दोनों ही तरफ से उन्होंने उस पैसा कमाया। और इन दिस वे दे एक्सप्लोटेड इंडिया थ्रू द डिवाइस ऑफ द डबल एक्सप्लोटेशन। इधर से जा रहा है सस्ता जा रहा है, उधर से आ रहा है महंगा आ रहा है। which is regarded as the defining year or to mark the demographic transition from its first to second decisive stage. तो ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड था ना 1921 में, ठीक है, 1921। नाउ अब आपके आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। व्हाट आर द चेंजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ ब्रॉट इन इंडिया? क्या क्या चेंजेस लेकर आई थी एग्रीकल्चर? रेलवेज आया, देखो भाई, द रेलवे वाज रेज्ड इन अर्ली 1830. दे हैड इनिशिएटेड टू लिंक द 3 पोर्ट ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता बाय ए रेलवे लाइन. इट हैज़ सर्टेनली हेल्प्ड इंडिया इन cracking both the cultural and geographical barriers, and people could travel long distance. राइट नोट ऑन द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया. कैसी थी जमींदारी सिस्टम इंडिया के अंदर? तो जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन इंडिया इन द ईयर 1793 बाय द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. एक आया था PSA, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. इट वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस ऑफ बनारसी, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. पहले राज्य नहीं होते थे, राज्यों को क्या कहा जाता था? प्रोविंसेस कहा जाता था, है ना. उत्तर प्रदेश नहीं था, है ना, उसको भी प्रोविंसेस ही बोला जाता था. द जमींदार वर कंसिडर्ड एंड रिकॉग्नाइज एज द लैंडलॉर्ड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलरली. ठीक है, जमींदार जो थे वो उनको ही लैंडलॉर्ड बोलते थे, क्योंकि वो क्या देते थे? उनको टैक्स पेड करते थे. ब्रिटिशर्स प्राइमरली अडॉप्ट 3 टाइप ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम. एक तो जमींदारी सिस्टम होता था ऑन एन एवरेज 19% ऑफ टोटल एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल. बनारस, NWFP डिविजन्स, बिहार एंड बंगाल. रोडवारी सिस्टम covered about 51% of the area under the British rule. Madras, Bombay and Assam. माहवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम भी कहते थे, covered 30% under the British rule. Major part of NWFP, Central Provinces and Punjab. ठीक है. How did the export surplus lead to an economic drain of wealth during the colonial rule? एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट हो रहा है, सरप्लस, बहुत फ़ायदा भी हो रहा है उससे, लेकिन इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ. ड्रेन ऑफ वेल्थ समझ रहे हो? वेल्थ बिल्कुल बह रहा है जैसे,
कॉलोनियल रूल में ऐसा हुआ था, कैसे हुआ था? जो सरप्लस होता था ना सारा का सारा, जो फ़ायदा होता था ब्रिटिशर्स को, वो किसके लिए? वो सिर्फ अपने लिए खर्च कर लेते थे सारा, या फिर मिलिट्री पर खर्च कर लेते थे, ब्रिटिश के रेजिडेंट्स पे खर्च करते थे। माने वो सिर्फ जो प्रॉफिट था वो सिर्फ अपने लिए ही खर्च करते थे, वो हमारे ऊपर यानी कि इंडियन के ऊपर इस पैसे को खर्च नहीं करते थे। तो हमारा तो जो वेल्थ था वो ड्रेन हो रहा था, बह रहा था ना, है ना, बस वही लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन, द सरप्लस अमाउंट डेट वॉज अर्न बाई इंडिया थ्रू एक्सपोर्ट वाज शिपॉन्ड ऑफ टू द colonial British under various expenses such as the home charges or the military payments or the remittance of the British resident and official in India to Britain। हो गया, इन्हीं लोगों पे खर्च हो जाता था, बाकी और किसी पर ये पैसे खर्च नहीं किए जाते थे। देखो नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। स्लो ग्रोथ पॉपुलेशन की क्यों थी? क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा थी, इसलिए कम था, है ना। डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, लोग जल्दी बहुत ज़्यादा मर जाते थे। क्यों? क्योंकि ना हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, और बहुत ये लोग पुअर थे, इसकी वजह से। Composition of the foreign trade of any country tells us about the nature of the commodity that are exported and imported। चलो, what can you state about the composition of foreign trade at the time of independence? भाई कॉम्पोजिशन, इंडिया क्या था? फूड यहाँ से बन जाते थे सारे, रॉ मटेरियल का सप्लायर था। फिनिश गुड्स कहाँ से आते थे? ब्रिटिश से आ जाते थे, ब्रिटेन से आ जाते थे, है ना। तो तीनों जो पॉइंट लिखे हैं वो आप समझें। इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू द होम कंट्री ऑफ द ब्रिटिश फॉर देयर एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। द ब्रिटिश फॉलोड अ टिपिकल कॉलोनियल पैटर्न ऑफ ट्रेड इन इंडिया वेयर इट वॉज मेड टू सर्व देयर इंटरेस्ट। इंडिया वॉज ऑल्सो डेवलप्ड एज ए मार्केट फॉर द फिनिश गुड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस तरीके का था। इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, ब्रिटिशर्स वहाँ से क्या लेते आते थे, वहाँ से फिक्स जो फिनिश गुड्स था वो वहाँ से हमारे पास आ जाता था। इस तरीके से इंडिया एक मार्केट बन गया था फिनिश गुड्स का, इसी तरीके से इसको डेवलप किया गया था। व्हाट वाज द फोकस? What was the focus of the economic policies pursued by the colonial government in India? What are the impact of these policies? कैसी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की? देखो, है ना, सिर्फ पॉलिसीज़ कैसी थी इनकी कि वो यहाँ से लेकर के जाना चाहते थे सारे रॉ मटेरियल को, वहाँ से फिनिश गुड्स को लेकर के आना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया था, और जितने भी जो लोग थे उनको उन्होंने कैश क्रॉप करने के लिए यहाँ पर फोर्स किया जाता था। कैश क्रॉप जो मतलब आप उगाएंगे और वो उगाने के बाद आप उसको सेल करेंगे, ठीक है ना। द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री रादर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट को उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो चाहते थे कि उनकी होम कंट्री यहाँ पर डेवलप हो जाए। At the time of independence in 1947, India was a poor and underdeveloped country. At the time, agriculture was in poor condition and mineral resources were not fully used. There were only a few industries and many of the cottage and small-scale industries had declined under the British rule. Millions of people were unemployed, not because they are unwilling to work, but because there are no job to found. है ना, ये नहीं था कि उनके पास से वो काम नहीं करना चाहते थे, वो काम ही नहीं था, करते क्या वो लोग। The per capita income of the Indian were one of the lowest in the world, indicating that the average Indian was extremely poor and could not afford even the basic necessity of the life, है ना। पुअर ही नहीं थे बल्कि सिर्फ उनको बेसिक जो नेसेसिटीज़ थी लाइफ की वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इतने गरीब हो गए थे। फॉर इंस्टेंस द स्टेपल फूड ऑफ एवरेज इंडियन कंसिस्ट ऑफ राइस, व्हीट एंड मिलेट्स। Most Indians could not afford to buy nutritious and a balanced diet. The vast majority of people in India led a miserable life. बहुत ही दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे उस टाइम, बहुत दयनीय ज़िंदगी। खाने के लिए कुछ नहीं, ना पहनने के लिए कुछ भी, यानी ओवरऑल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चलते हैं नेक्स्ट। What were the main cause of India's agriculture stagnation during the colonial period? प्रिमिटिव और स्टैगनेंट मेन कॉज क्या थे इसके? एक तो लैंड टेन्योर सिस्टम चल रहा था वहाँ पे, जमींदारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, रोटवाड़ी सिस्टम। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया गया था कि वो उन क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जिन क्रॉप्स को आप मार्केट में बेच सकते हैं। और पार्टीशन ऑफ द कंट्री, तीसरी मेन जो चीज़ आ जाती है वो हो गया था कि कंट्री का हो गया था पार्टीशन उस टाइम पे।
ठीक है। तो पार्टीशन होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इन द जमींदारी सिस्टम, सेकेंड लाइन जो लिखी हुई है, जमींदार एंड द लैंडलॉर्ड वर द ओनर ऑफ द लैंड, द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ द जमींदार वाज मच हायर देन व्हाट दे हैड टू पे द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पेड कुछ और करते थे और एक्चुअल उनका कुछ और होता था। जमींदारी सिस्टम लेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मिडिलमैन बिटवीन कल्टिवेटर्स एंड गवर्नमेंट एब्सेंटी, लैंडलॉर्डिज्म, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीसेंट्स बाय अनसिस्टमेटिक एजेंट एंड एनिमिटी बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। मतलब पूरी तरीके समझ आ रही है। जो फार्मर्स थे उनको परेशान किया जाता था अननेसेसरी, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू यानी कि टैक्स, है ना, लगान। मूवी देखी है, हैड यू सीन? नहीं देखी तो देख लेना एक बार, है ना। वो लगाया जाता था, उन्हें बहुत परेशान किया जाता था और लैंडलॉर्ड को मिलता कुछ था और वो उधर गवर्नमेंट को कुछ और पेड करते थे, ठीक है। अंडर द सिस्टम इंटरमीडिएटरीज बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ बोथ एक्चुअल कल्टिवेटर एट द स्टेट। ये इंटरमीडिएटरीज थे, पूरी तरीके से इनको खूब बढ़िया बेनिफिट हो रहा था। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या किया? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन सेल्फ कंजप्शन। समझ गए? फार्मर्स वर फोर्स टू कल्टिवेट कॉमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि इंडिगो है। इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग द टेक्सटाइल, है ना। कपड़ों को अगर रंगने के लिए चाहिए रहता ना वो जो एक चीज़, उसे हम इंडिगो कहते हैं। नील की खेती जिसे कह सकते हैं हम। एज ए रिजल्ट देयर वाज फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप, द फार्मर हैड टू सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमाइन। फेमाइन आ गया, अकाल पड़ने लगा, भुखमरी आ गई, है ना। इंडियन एग्रीकल्चर वाज ट्रांसफॉर्म इनटू रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग सेक्टर फॉर इंग्लैंड। रॉ मटेरियल को भेजने वाला बन गया इंग्लैंड में। कहाँ रॉ मटेरियल कहाँ से जाएगा? इंडिया से जाएगा। पार्टीशन ऑफ कंट्री हो गया। पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1947 वॉज एडवर्सली इफेक्टेड इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि द रिच फूड प्रोड्यूसर एरिया थे जैसे वेस्ट पंजाब और सिंध थे, वो कहाँ चले गए? वो पाकिस्तान में चले गए। तो इट क्रिएटेड फूड क्राइसिस इन द कंट्री। ऑल्सो द होल ऑफ द फर्टाइल लैंड अंडर जूट प्रोडक्शन वेंट टू द ईस्ट पाकिस्तान। जो जूट प्रोडक्शन हमारा जो ज़्यादातर एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। द जूट इंडस्ट्री वॉज मोस्टली सेवरली इफेक्टेड ड्यू टू द पार्टीशन। इसलिए जो भी जूट इंडस्ट्रीज़ थी पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गई थी, ठीक है। चैप्टर बहुत क्लियर होगा, चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आप लोगों को, डायरेक्ट यहाँ से कर लेना अपना। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर माइंडेड अंडर द ब्रिटिश माइंड। डू यू एग्री विद दिस? गिव रीजन से सपोर्ट योर आंसर। देखो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ बहुत एक्सप्लोटेशन हुआ था इनका ब्रिटिश काल में। क्यों हुआ था? क्योंकि सेकेंड लाइन, दे गॉट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया चीप रेट एंड रिड्यूस इंडिया टू मेक एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। बता दिया अभी हमने आपको। दे सोल्ड ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हार्ड प्राइसेस। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इट रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ द वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिशर्स फॉलोड डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटिव भेदभाव से भरी हुई टैरिफ पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। इट अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है तो फ्री में, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश फाइनल गुड्स टू इंडिया। और अगर आ रहा है ब्रिटिशर्स का सामान तो वो भी फ्री में आ रहा है। बट प्लेस्ड हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। लेकिन अगर इंडियन हैंडीक्राफ्टर्स उस पर हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे। In this way, Indian market were full of the manufactured goods from Britain which were low price. अब सोचो कि जो इंडिया वाला सामान होता था उस पर अगर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी तो वो महंगा हो गया। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स का सामान आ रहा था उस पर ड्यूटी नहीं लगाते थे, मैंने उस पर टैक्स नहीं लेते थे, तो वो सस्ता हो गया। तो इसलिए इंडिया का पूरा मार्केट उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के बनाए हुए सामान से ही भरा पड़ा था, क्योंकि वो सस्ते थे। और इंडिया के जो सामान जो इंडियन लोग बनाते थे वो सारे कैसे हो जाते थे? वो महंगे हो जाते थे। समझ गए? तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वन स्टार्टेड लॉसिंग बोथ डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट। धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट का सामान था उसमें डोमेस्टिक मार्केट की भी उसकी पकड़ हट चलती चली गई। क्यों? क्योंकि वो महंगा पड़ रहा था और एक्सपोर्ट भी उसका बहुत कम धीरे धीरे हो गया। अल्टीमेटली द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन। और लास्ट में यही हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिक्लाइंड हो गई। What do you understand by the reign of Indian wealth during the colonial period? I have already explained this question in this video कि reign of Indian wealth माने इंडिया का वेल्थ था वो पूरी तरीके से बह रहा था। बह क्यों रहा था? कि जो सरप्लस होता था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमारा करने में, उसको वो लोग किस में यूज़ करते थे? लास्ट में हमने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उसको लिख देना। द सरप्लस वाज यूज टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप
by the colonial government in Britain. The surplus was used to pay expenses on war fought by the British government. वो लोग लड़ाई करते थे, expenses हम लोग पेड करते थे उनके, है ना. Surplus was used to pay for the import of the invisible item. और जो invisible item थे उनके लिए उस सरप्लस को यूज़ कर लिया जाता था. तो इस तरीके से इंडिया को जो वेल्थ था वो कैसा हो रहा था, वो ड्रेन किया जा रहा था, उसे बहाया जा रहा था. हाईलाइट द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियाज़ प्री इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. कैसे थे उसके फीचर्स बताने हैं कुछ, क्या क्या था. एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था उसका, है ना, और रीजनल वेरिएशंस कैसे थे. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूरा हमको यहाँ पे बताना है, हमने लिख दिया है, सिंपल है. underscore some of the India's most crucial economic challenges at the time of the independence. ये इकोनॉमिक चैलेंजेस ये ठीक हैं. लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, लो एग्रीकल्चर आउटपुट एंड हाई इम्पोर्ट ऑफ ग्रेन्स, लो फिगर ऑफ ए नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम विच शोड एक्सट्रीम पॉवर्टी, वेरी स्लगिश इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट फैलता चला जा रहा था, वेरी हाई इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इतनी सारे प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ था. व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड एंड डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट. टू फोल्ड मोटिव बताया था ना, वही इसके अंदर आ जाएगा, वही चीज़ें हैं. नेक्स्ट चलते हैं हम. हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सिस्टम चेंज इंडियन इकोनॉमी. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. रेलवे इंडिया मतलब उन्होंने काम बढ़िया किया था कि वो रेलवे लेकर के आ गए थे. रेलवे में क्या क्या उन्होंने मतलब बढ़िया हमारे यहाँ चेंजेस हुए. द आइडिया ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग रेलवे टू इंडिया हैड बीन मूव टू इट एज अर्ली एज 1830s. They had possessed to link three ports of Bombay, Calcutta and Madras by a railway. It has helped India in the breaking geographical and the cultural barriers because people could travel long distance. ये सारे जो रास्ते थे, इसके जो बैरियर थे वो सब यहाँ ब्रेक हो गए, क्योंकि इतना लंबा रास्ता था, वो आराम से अभी लोग ट्रेन में बैठ करके और उसको पूरा कर सकते थे. इट एड द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच सेवरली फैक्टर ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ आवर विलेज, है ना. जो गांव थे वो आत्मनिर्भर गांव कैसे बनते सारे विलेजेस, तो ये यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन में थोड़ा उनको एड मिला, फ़ायदा हुआ. द वॉल्यूम ऑफ आवर ट्रेड एक्सपेंडेड बट द प्रॉफिट वर नॉट इंजॉयड बाय द पीपल. ट्रेड बढ़ा लेकिन प्रॉफिट उसका लोगों को नहीं मिल पा रहा था. चलें भाई 4 मार्क्स के क्वेश्चन में चलते हैं. डिस्कस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना, तो उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना. हमने क्वेश्चन दे दिए आपको किस टाइप के आएंगे. एक्सप्लेन पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, अभी बता दिया था हमने. मेंशन द स्टेट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियन इंडस्ट्रीज़ कैसी थी, पब्लिक सेक्टर कैसे थे, प्राइवेट सेक्टर कैसे थे, ठीक है, सेक्टर्स के बारे में, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हमने आंसर भी लिख दिए हैं. What objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development of India? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए थे, क्या, और उनका मतलब मेन मोटिव क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का. अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम डेवलप कर रहे हैं, ये सोचो, है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ. तो हाउएवर द रियल इंटेंशन बिहाइंड दिस डेवलपमेंट, फर्स्ट तो ये था कि सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट, और मेन मोटिव क्या था, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी. फॉर दिस ब्रिटिशर्स लिंक्ड इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सेंटर थ्रू रेलवेज लाइन. टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड. फॉर दिस दे लिंक रेलवे विद मेजर पोर्ट्स एंड द मार्केटिंग सेंटर. सब कुछ अपने लिए कर रहे थे, फॉरेन अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए किया था. टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया. टू मोबिलाइज आर्मी विद इन इंडिया and carrying out raw material through road of the nearest railway station or to the port or to send it to Britain. ये इसलिए उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया था कि ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए, रेलवे सिस्टम आ जाए, पोर्ट अच्छे हो जाए, जिससे कि वो जो ट्रेड करना चाहते हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से उनका होता रहे बिना किसी प्रॉब्लम के. What do you mean by the economic drain during British in India? Who has contested the theory of drain of wealth? ठीक है, फ्रॉम इंडिया. और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल. बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है पेपर में, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. तो ये क्वेश्चन आपका देखो अभी हमने 3 मार्क्स में भी दे रखा है, ये 4 मार्क्स में भी दे रखा है, ये कितने भी मार्क्स में आ सकता है. प्रॉपर इसको तैयार कर लेना.
हाउ वाज द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रूइंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कैसे हो गई थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? अपने यहाँ हुई थी ना, यहाँ पे रूइंड कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के जाते थे रॉ मटेरियल ना सस्ते में, और वहाँ से फिनिश गुड्स आ जाती थी, वो भी बहुत चीप होती थी, तो लोग उसे पसंद करते थे। किसको? ब्रिटिशर्स के बने हुए सामान को, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कोई भी, क्योंकि वो तो महंगा पड़ता था। डेट्स वाई। चलें भाई, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं हम कुछ। द रेलवेज इफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। रेलवेज़ के दोनों पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव भी है और दूसरा नेगेटिव भी है। तो अभी हमने आपको बच्चे से रेलवेज़ के बताए थे सारे। तो रेलवेज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, क्या क्या फ़ायदे हुए और नुकसान उससे क्या क्या हुए। ठीक है, क्योंकि फ़ायदे तो हैं, वो तो हमें दिख रहे थे, बस उसके अगर हम ड्रॉबैक्स देखें तो इतना ही था कि जो भी वो काम कर रहे थे वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं था। critically appraise some of the shortfall of the industrial policy pursued by the British colonial rule। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के बारे में हमको बताना है, जो उस टाइम पे उन्होंने किया था, जो भी पॉलिसीज़ थी। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको इसका डिस्कस किया है, बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देना कि नेगेटिव जो नेगलेक्ट थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को नेगलेक्ट करते थे, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज़ को उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कैसा था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, है ना, हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ज़्यादा बच्चे मरते थे, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल की थी, मास लिटरेसी इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था क्योंकि पुअर बहुत थे और अनएम्प्लॉयड थे। इसको डिटेल करना है, डिटेल हमने इसीलिए लिख दिया। इंडिकेट द वॉल्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक्सपोर्ट कितना होता था, इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये आप पता चल गया होगा, सब चीज़ें बता दी हैं, डिस्कस कर दिया है, लिख सकते हैं आप लोग। और ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ऑन द फॉरेन ट्रेड, इन्होंने पूरी तरीके से मोनोपोली कंट्रोल किया हुआ था हमारे सिस्टम को। वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इंडिया? हाँ भाई है, ये तो भाई है, उन्होंने हमारे लिए किया, कुछ अच्छा किया। हाँ भाई किया है ना, देखो रेलवेज़ वो ही लेकर के आए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वो लोग ही लेकर के आए, डेवलपमेंट किया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, और एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन वही लोग सिखा के गए कि एग्रीकल्चर जो बने हुए जो हमारे क्रॉप्स होती है उनको सिर्फ खाया नहीं जा सकता बल्कि उसको सेल भी किया जा सकता है, ये वही सिखा के गए थे हमको। मॉनेटरी सिस्टम को भी उन्होंने हमारा अच्छा किया, सिखाया कैसे होता है, उनको ये नहीं पता था ना कि उनको एक्चुअली जाना पड़ेगा, इसलिए। क्रिटिकली अप्रिशिएट सम ऑफ द बेस्ट शॉर्टफॉल ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये नहीं, ये तो हो चुका है अभी। हाउ वाज द फॉरेन ट्रेड इन कॉलोनियल पीरियड? कैसा था फॉरेन ट्रेड कॉलोनियल पीरियड में? ठीक है, और डिस्कस द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और राइट शॉर्ट नोट ऑन द कोलोनाइजेशन इफेक्ट ऑन द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। कितना था इंडियन इकोनॉमी? हमने लिखा तो है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द शेयर ऑफ द इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमी वाज अराउंड 20% था, विच वाज स्टेडली इंक्रीजिंग, बढ़ रहा था लगातार। बाय द टाइम ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया द शेयर वाज रिड्यूस टू अराउंड 4%, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने छोड़ा तो सिर्फ 4% रह गया था। दस द कॉलोनियल रूल पैरालाइज्ड द फॉरेन ट्रेड ऑल्सो बाय अ लार्ज प्रपोर्शन। प्री कॉलोनियल इंडिया एंजॉय वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर इट्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। जब पहले था तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसके सामान बिकते थे, शॉल एंड कारपेट फ्रॉम कश्मीर एंड अमृतसर, सिल्क साड़ी बनारस एंड सिल्क क्लॉथ ऑफ नागपुर आर सम एग्जाम्पल्स, है ना। द ब्रिटिशर्स एम्ड एट द डाइवर्टिंग दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फॉर देयर बेनिफिट। वो चाहते थे कि ये जो हो रहा है ना सारा, ये उनके फ़ायदे के लिए हो जाए। In the light of the British era, the foreign trade of India with rest of the world was cut off by the help of the restrictive policies of the commodity production, trade and tariff. उनके टाइम में अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई क्योंकि उन्होंने टैरिफ इतना टैक्सेस के ऊपर लगा दिया, और जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी वो चाहते ही नहीं थे, वो चाहते थे कि जो भी फ़ायदा हो वो उनका हो जाए, है ना। तो उन्होंने इतना रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये धीरे धीरे सब रुक गया। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल, है ना, इंटेंसिफाइड दिस कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स ओवर कंट्रोल इंडियन फॉरेन ट्रेड। देयर वाज नो फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सरप्लस।
Such brutality eventually led to the down of a rising foreign trade aspect of India. इतनी ब्रूटली मैंने बहुत ही बर्बरता के साथ उन्होंने, बहुत ही क्रूरलिटी के साथ उन्होंने हमारे इस ट्रेड को पूरी तरीके से कवर करके सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर लिया, इसलिए सब खराब हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। वाई वॉज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज़ हाईली डिबेटेड अमॉन्ग हिस्टोरियंस। और वाज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन गुड और बैड फॉर इंडिया? इंडिया के लिए कैसे थे और व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश रूल इंडिया में हुआ तो फ़ायदे क्या हुए कि उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस किए थे, यहाँ पे सुएज कैनल भी बना दी थी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दिया था, पोस्टेज बताया था, एजुकेशन की सिस्टम लेकर के आए थे, मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छी कर दी थी। लेकिन जो और मतलब जो अगर मैं क्या कि हिस्टोरियंस सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइटेड करते हैं, डिबेट करते हैं इस पर कि उन्होंने अच्छा किया या ख़राब किया यहाँ पर, तो लेकिन जो किया उन्होंने वो सिर्फ अपने लिए ही तो किया था। उनको तो बिल्कुल भी इस बात के लिए पता ही नहीं था कि उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना। तो ये वो जो भी कुछ काम कर रहे थे यहाँ पे, अच्छा भी कर रहे थे, तो भी वो सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए कर रहे थे। हु वर जमींदार्स? जमींदार्स कौन होते हैं पता ही है, अभी आपको हमने बता दिया है। जो भी कंट्रोल करते थे, लैंड ओनर्स थे, सारे जमींदार थे। व्हाट वाज द जमींदार सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया? और राइट शॉर्ट नोट, जमींदारी सिस्टम क्या होती थी, कैसे होती थी, क्या करते थे वो लोग? उनका काम ही था फार्मर्स को परेशान करना, है ना। गवर्नमेंट को वो क्या देते थे, एक टैक्स जैसा देते थे, लेकिन वो फार्मर से कई गुना ज़्यादा लेते थे और गवर्नमेंट को थोड़ा दे देते थे, है ना। इंटरमीडिएटरीज का काम करते थे, उनका काम ही एक्सप्लॉयटेशन करना था, ठीक है। Enumerate the reason for the poor growth and productivity of the agriculture sector in colonial period and how were the conditions of the peasant during British rule? कैसे थे उस टाइम के peasants हमारे? सब जो चैप्टर में अभी तक हम आपको डिस्कस करते चले आ रहे हैं वो आप यहाँ पे आपको सब बता सकते हैं कि पुअर ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर यहाँ पे कैसी थी, बहुत ही ख़राब थी भाई, है ना। वो जो करते थे सारा कैसे अपने अपने ही अकॉर्डिंग करना चाहते थे, सब अपने हिसाब से करना चाहते थे। एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बहुत ही, अगर हम देखें तो कैश क्रॉप उगाना चाहते थे वो लोग। कैश क्रॉप क्यों? जिससे कि उनको कैश मिल सके, ठीक है ना। कैश क्रॉप में कॉटन है, जूट है, टी, टबैको, इंडिगो, ये सारी कैश क्रॉप आ गई थी। ये सब वो चाहते थे और उनको फार्मर्स को इसके लिए फोर्स किया जाता था कि वो इन्हीं चीज़ों को प्रोडक्शन करें। आ जाते हैं अपने और इस वीडियो के लास्ट एक क्वेश्चन के ऊपर। हाउ वाज द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया? और व्हाट वर द कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर से पहले इंडिया कैसा था? अरे इंडिया को तो सोने की चिड़िया बोला जाता था, पता है ना। सोने की चिड़िया से उन्होंने क्या बना दिया इसको। ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ ओवर 100 ईयर्स, 100 साल से ज़्यादा। ब्रिटिश एक्वायर्ड एम्पायर ग्रेजुअली पीस बाय पीस बिकॉज ऑफ द कंडीशंस देयर वर पीस प्रेजेंट in India before the arrival of British. Weak central political power, competitive within European rivals, military force and Mughal negligence were the major reasons. They led to the colonization. The British had no political power in India before entering in India, but it was a gradual process that took more than 200 years to produce British political power in India. The colonization of India was caused due to the conditions existed before arrival of British. British just took advantage of these conditions as British started to enter India. Mughal Empire started to decline. जब वो आए थे तब मुगल एम्पायर कैसा हुआ था, कम होना शुरू हो गया था। दिस डेक्लाइन ड्यू टू द इंटरनल प्रॉब्लम लेड टू द इंक्रीज रीजनल पावर्स, है ना। आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी ना भाई, उस टाइम पे क्या था, राज्य थे ना, सारे किंगडम होते थे, राज्यों में ही आपस में हम लोग मतलब यूनिटी नहीं थी। तो अंग्रेजों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था। उन्होंने कहा भाई ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, चलो इसी में घुस जाओ। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली उन्होंने कि इन लोगों का आपस में लड़वा दो और हम इसमें रूल कर लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सिर्फ क्या कर, ट्रेड करने के लिए आई थी, और वो धीरे धीरे करके वो पूरे वो उसमें फैल गई इंडिया में, है ना। ब्रिटिश जस्ट लुक, उसके बाद क्या, दिस डेक्लाइन ड्यू टू द इंटरनल प्रॉब्लम, देयर वाज लैक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पावर दैट लेड ब्रिटिश फेस लेस रेजिस्टेंट एंड दे क्विकली मैनेज टू गेन पावर इन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया वाज मच मोर सिविलाइज्ड देन द ब्रिटिशर्स।
British was worse educated than the Indians. Education which came to India according to their view was also for benefit of colonial rule. Education लेकर क्या वो भी अपने फायदे के लिए. According to the survey, during the colonial rule, the proportion of those attending institution school education in India 1800 CE is certainly not inferior to what obtained in England there. And many respected Indian schooling seems to have been much more extensive. The content of studies was better in India than in England. According to the census, there were about 16,000 centers of learning in the constituency of the Madras alone. खाली 16 मद्रास में थे 16,000 सेंटर पढ़ने के लिए. पढ़े लिखे कम, वैसे पढ़े लिखे नहीं थे ना, इसलिए प्रॉब्लम आई है ना. अभी इन्होंने कुछ और पॉइंट, जैसे पॉलिटिकल कास्ट वाज द डोमिनेंट फैक्टर एट द टाइम. पॉलिटिकल पावर वाज इन हैंड ऑफ द अपर कास्ट. कास्टिज्म भी तो बहुत था अपने यहाँ ना. ठाकुर एंड पटेल्स वर पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेजेस. फिर इकोनॉमिक में क्या था, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर एक्सचेंजिंग दिस प्रोडक्ट और सर्विस टू ईच अदर्स. गोल्ड वाज इन इम्पोर्टेंस एट द टाइम ऑफ द एज वेल. इकोनॉमी वाज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड बिजनेस. ओके, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन वाइज इट वाज वेल मैनेज. देयर वाज 3 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Village was lowest autonomous unit of the administration. Judiciary was not so good. Most of the time it was biased on the basis of caste, relative and gender. कभी कभी biased हो जाते थे. biased मतलब एक तरफा. किसकी वजह से? कास्टिज्म, मेरा है ये, रिलेटिव है मेरा तो इसका साथ देंगे हम, और जेंडर की वजह से हो जाता था, है ना. तो न्याय जो अगर हम बात करें, अगर हम जस्टिस की, तो वो परफेक्ट नहीं था. सोशल की बात करते हैं. तो सोशली कंडीशन वाज वर्स्ट. अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज एज इट स्पीक. तभी तो महात्मा गांधी ने इसके लिए वर्क किया था. वुमेन हैड नो प्लेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस. एजुकेशन वाज नॉट अलाउड टू एनीवन एक्सेप्ट ब्राह्मणास मैन. इवन ब्राह्मण वुमेन वर नॉट अलाउड फॉर एजुकेशन. ठीक है ना, है ना. वुमेन को पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं था. मिलिट्री पे आ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ इट वाज modeled based on the Mughal military. Cavalry had been important role in the military, और it was systematic and powerful. ठीक है, आई थिंक आपको इतनी ये बात यहाँ तक मेरी समझ में आ गई होगी. चैप्टर को एक जैसे समरी होती है ना, वो अगर हम समझ जाते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली और इजी वे में उसको लिख सकते हैं. ठीक है, आई थिंक आपको मेरी ये सीरीज समझ आ रही होगी, और इस तरीके से हम अपने सारे जितने भी चैप्टर्स उसको क्विक रिवाइज कर सकते हैं. और हमें नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड कुछ और है. अगर ये पूरा पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट, कितना कह सकती हूँ, 95+ तो आ ही जाएंगे. बिल्कुल, मुझे मेरी गारंटी है इस बात की. मुझे फॉलो करिए और 95 मिल जाएंगे. ठीक है चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करना. इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कैसी भी, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच.